तो चलिए आज पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन करते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं फ्रैक्शन। देखो बोल रहा है वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें जटिल भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। देखो ये पहले यहाँ से हम लोग का भोजन जाता है, तो भोजन का पहला काम हालांकि दांत बस चबाता है, उसको एक सहायक प्रदान करता है। जीभ से वहाँ से पचना शुरू करता है, मुख गुहा में सबसे पहले जाता है, फिर ग्रासिका यानी ग्रास नली में यहाँ जाता है। आमाशय यहाँ देख लो, यहाँ डायफ्राम हो गया। पित्त यानी कि यहाँ देखो किडनी हो गया, लीवर वगैरह, पित्ताशय यहाँ से बनता है। पित्त नली ये यकृत यानी कि ये लीवर हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये छोटी आंत यहाँ से हो गया और ये फिर जाता है ये बड़ी आंत में। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं, इसके बारे में और डिटेल से। पाचन तंत्र दो भागों में बटा होता है। पहला होता है आहार नल और दूसरा होता है संबंध यानी जोड़ी पाचक ग्रंथि का। एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल एलिमेंट्री कनाल यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुर्दा तक रहता है। आहार नाल यानी कि छोटी आंत है, तो पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। ठीक है, आहार नाल की लंबाई लगभग 30 फीट होता है, 30-32 फीट आप मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 32 दिया, हालांकि 30 या 32 फीट लगभग होता है, 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रास नली, देखो सबसे पहले मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुर्दा द्वारा आता है। ठीक, संबंध पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। ठीक है, पाचन क्रिया बोल देगा शुरू कहाँ से होता है, तो मुख गुहा में, और अंत होता है यानी कि पूर्ण होता है ये छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, अब देखते हैं मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा की संरचना एक बंद कमरे के समान जो कि मुंह के रास्ते में खुलता है तथा जबड़ों और होठों के माध्यम से बंद होता है। ठीक है, मनुष्य की दो जबड़े में निचला जबड़ा गतिशील होता है। मुख गुहा के अंदर की ऊपरी वाली हिस्सा को तालु कहा जाता है तथा पार्श्व यानी कि निचले को मंसल भाग को गाल यानी कि ये गाल कहती है, जो राइट लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, युवाला को मुलायम भी आकार की रचना है जो कि मुलायम तालु से नीचे की तरफ लटकी रहती है। ठीक है, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पाचन बोल देगा मुख कहाँ से प्रारंभ होता है, तो पाचन जो वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ा लार ग्रंथि, 32 दांत पाए जाते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख गुहा के फर्श पर एक मसल मोटी स्नायु पाई जाती है जिसे जीभ यानी कि टोंग्यू कहते हैं। जीभ मुख गुहा से एक संरचना यानी कि फ्रीनुलुम के द्वारा जुड़ी रहती है। स्वाद का अनुभव कराने के लिए जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिका यानी टेस्ट बर्ड्स के कारण हमको स्वाद पता चलता है, पाई जाती है, जो कि मीठा, खट्टा, नमकीन एवं कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। अब देखते हैं लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथि प्रतिदिन जो वो 1.5 लीटर, बोलो लार की मतलब प्रतिदिन हमारे शरीर में कितना लीटर लार बनता है, तो ये 1.5 लीटर लार बनता है। ठीक है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। हालांकि पीएच मान खाने से पूर्व तथा खाने के बाद क्रमशः 7.5 से 6.5 के मध्य परिवर्तित होता है। सभी लार ग्रंथियां, आगे बोल रहा है देखो, सभी लार ग्रंथियां लार को स्रावित करती है जिसमें से 99% जल तथा 1%, देखो 99% जो वो जल होता है, लेकिन 1% में पाचक एंजाइम जैसे लाइसोजेम, टाइलिन, डायस्टेज तथा म्यूलिन निकलता है। लाइसोजेम, टाइलिन और डायस्टेज तथा म्यूलिन निकलता है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन निकल, सबसे ज़्यादा कौन निकल, सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो टाइलिन निकलता है। टाइलिन तथा डायस्टेज एंजाइम स्टार्च यानी मंड को पाचन करके उसे
मल्टोज, ये हमेशा मल्टोज यानी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। लाइसोजेम एंजाइम तथा थायोसाइमेट आयन के कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। म्यूलिन एंजाइम भोजन का चिपचिपा एवं लसलसा बना देता है। सबसे चिपचिपा मतलब कौन सा एंजाइम बनाता है, तो ये म्यूलिन बनाता है। ठीक है, जिससे उसे निगलने में चिपचिपा बनाएगा ताकि आसानी हो निगलने, नहीं तो फंस जाएगा। मेंढक तथा व्हेल में लाड़ ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। मेंढक एवं व्हेल मछली में लाड़ ग्रंथियां नहीं पाई जाती। मनुष्य में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां होती, पैरोटॉइड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। पहला देखो अधोहुन, यह दोनों कानों के नीचे एक एक उपस्थिति होती है। यह सबसे बड़ी लाड़ ग्रंथि होती है। जब पैरोटिड ग्रंथि लाड़ ग्रंथि विषाणु द्वारा संक्रमित हो जाती है तो उसमें सूजन आ जाता है, जिसे ग्लूसुआ यानी कि मम्स कहते हैं। सांप में पैरोटिड ग्रंथि यानी कि पॉइजन, सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि होता है उसमें पॉइजन ग्लैंड यानी कि जहर की एक थैली का कार्य करता है। अधो मैक्सिला, यह जबड़े के मध्य मैक्सिला अस्थियों के दोनों ओर एक एक उपस्थित होता है, जो कि वार्टन नलिकाएं द्वारा खुलती है। अधोजिया सबलिंगुअल ग्लैंड, यह जीभ के दोनों ओर एक एक उपस्थिति होती है, जो कि वार्थोलिन नलिका यानी रिविनस नलिकाओं द्वारा खुलती है। यह सबसे छोटी लाड़ ग्रंथियां होती है। अब दांत के बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, दांत जो सबसे देखो मुख गुहा के ऊपर तथा नीचे दोनों जबड़ों पर दांत पाया जाता है। मनुष्य के दांत के 2 मुख्य भाग होते हैं, शिखर यानी क्राउन तथा जड़ यानी रूट। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकलता हुआ होता है तो यह सिर या शिखर कहलाता है, तथा मसूड़ों के अंदर रहने वाला भाग को जड़ कहते हैं। सिर देखो दांत जो है मेरा मतलब दिख रहा है, जितना दिख रहा है उससे भी ज़्यादा जो होता है ना वो अंदर के धंसा, सिर्फ आपको ऊपर में दांत रहेगा तो खड़ी जाएगा, तो अंदर में भी तो दांत धंसा हुआ है। जड़ कहते हैं। सिर तथा जड़ के बीच दांत के पतले भाग को ग्रीव यानी निक कहते हैं। मनुष्य के दांत गर्त दांती यानी कि थैकोडोंट होते हैं, अर्थात दांत जबड़ा की हड्डी में धंसा होता है, बहुत बड़ा नीचे होता है। ठीक, इसलिए दर्द होता है हमको। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। दांतों का निर्माण 85% योगदान कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। 85% जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। 10% योगदान कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ये शेष भाग जो और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, सबसे पहले चाहते थे कैल्शियम फॉस्फेट, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड होता है तीसरा नंबर पर। दांतों का क्षरण यानी कि टूट फूट फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, जिसे दंत क्षय या फिर फ्लोसिस नामक बीमारी हो जाता है। प्रत्येक दांत की भीतरी गुहा को मज्जा गुहा पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी में रक्त वाहिका तथा तंत्रिका पाई जाती है। मानव दांत का 2 परत लेयर होता है। बाहरी जो परत होता है वो होता है इनामेल। बाहरी परत क्या होता है, इनामेल, जबकि आंतरिक होता है डेंटाइन। इनामोल देखो ये बाहरी परत हो गया इनामोल, जबकि आंतरिक जो ये परत है ये होता है डेंटाइन। ठीक है, इनामोल और डेंटाइन। पल्प कैविटी देखो पल्प कैविटी के ऊपर दंत यानी कि डेंटाइन पाया जाता है। ठीक है, और दांत का अधिकांश भाग जो वो दंत यानी फिर डेंटाइन ही बना होता है। सबसे ज़्यादा दांत का भाग डेंटाइन का बना होता है। मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त संयोजी उत्तक है। अब देखते हैं, देखो दांत का ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखो दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह 98% कैल्शियम लवण यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कुछ कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है, जिसे फ्लोरीन जो होता है वो मजबूती प्रदान करता है। इनामेल जो होता है दांत की रक्षा करता है। डाइफो यानी द्विबारदंती डाइफोडोंट, ये द्विबार जो कि दोबारा दांत जो आता है, वैसा दांत जो जीवन में 2 बार आता है उन्हें टाइफोडोंट कहते हैं। शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह पुनः नए दांत निकल आते हैं, जिसे दूध का मिल्क टीथ
कहा जाता है, जिनकी संख्या 20 होती है। ठीक है। उसके बाद मोनोफोडोंटी, एक बार दंती, वैसा दांत जो जीवन में केवल एक ही बार निकलता है तो कहलाता है, ठीक है, एक बार दंती। ठीक है। अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इनके जगह दूसरे दांत नहीं निकलते, ये परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत कहते हैं। जैसे अक्कल का दांत हो गया, ये टूट जाएगा तो दोबारा कभी नहीं आएगा। इनकी संख्या 12 होती है। मानव के दांत 4 प्रकार का होता है। पहला होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है। देखो सबसे पहले कैनाइन ये हो गया, ये प्रीमोलर, ये होता है इस टाइप जो होता है ना, ये होता है कैनाइन, आप में भी होगा। ये होता है प्रीमोलर, इंसीजर, ये मोलर, और ये वाला जो होता है ये थर्ड मोलर निकलता है। ठीक है, मोलर्स। पहला इंसीजर देखो, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, 4 गो होता है। यह सबसे आगे की दांत होती है, इसे नोज टीथ कहते हैं। यह भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है। मानव में इसकी संख्या 4 + 4, इधर 4 इधर और 4 इसका होता है। इंसीजर कितना होता है, तो ये 4 इधर और 4 उधर, 4 और 4 8 होता है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर जो वो चौड़ा होता है, शाकाहारी जानवर में इंसीजर चौड़ा होता है। कनाइन, इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये नुकीली होते हैं तथा भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 यानी कि 4 होता है। और मांसाहारी जीवन जानवरों में कनाइन जो है वो अधिक नुकीली होती है। देखो कनाइन, इसे आई टीथ भी कहते हैं। ये नुकीली होते हैं तथा जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। मानव में इसकी संख्या 2 + 2 यानी 4 होता है। मांसाहारी जानवरों में कनाइन अधिक नुकीली होती है। प्रीमोलर, अग्रचारणक, इसे चीक टीथ, ये फिर गाल भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चे में यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 8 होती है। मोलर, यह विस्डम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन का चबाना होता है। बच्चे में अंतिम यानी कि मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 6 + 6 12 होता है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। 24 साल तक आता है अक्कल दांत। ठीक है। बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है तथा अंतिम लास्ट मोलर नहीं पाया जाता है। उसके बाद करा देखो, बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। इस 20 दांतों को दूध का दांत कहते हैं यानी कि मिल्क टीथ कहते हैं। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था तक पूर्णतः टूट चुके होते हैं और दोबारा नए दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 20 पहले होता है और बाद में 32 होता है। तो यानी कि 20 + 32 52 होता है। पक्षियों की चोंच दांत का ही रूपांतरित रूप है। हाथी का बाहर निकाला हाथी का जो बाहर निकला दांत जो होता है उसके ऊपरी जबड़े के 2 सेकेंड इंसीजर होता है, सेकेंड इंसीजर होता है। ठीक है। देखो डेंटाइल फॉर्मूला यानी कि दांत का फॉर्मूला होता है, ये होता है कनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर होता है। देखो 2 1 2 3 2 1 होता है, ये 2 1 2 3 2 1 2 3 वयस्क में, और बच्चा होता है 2 1 और 0 2। देखो 2 1 चारों में सब सेम है, जब ऊपर में सेम नीचे में भी सेम होता है उतने मोलर। 2 1 हो गया, आप सब में है, इसका ट्रिक हो गया। इसमें 2 3 0 2, आपको याद रखना है 2 3 और 0 2 यानी 23 और 0 2। ठीक है। बच्चा में 0 2 और बड़ा जो है तो इसलिए 23। दांत सूत्र द्वारा दांतों का 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। जानवरों में ऊपरी जबड़ा में दांत नहीं होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत जो है वो सूअर तथा घोड़े में होता है। सूअर तथा घोड़ा में कितना दांत होता है, ये 44 होता है। सूअर तथा घोड़ा में लगभग 44 दांत होते हैं। मच्छर में 47 दांत होते हैं, जबकि गाय भेड़ में 32 दांत होते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रास नली, ये लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली है, नली के समान होती है, जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पचाने की क्रिया नहीं होती है ग्रास नली में। मनुष्य में यह 10 इंच लंबी होती है, जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी उनकी गर्दन के कारण होती है। क्रमानुकुंचन के कारण भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली व आमाशय के बीच एक वाल्व सिम्फटर पाया जाता है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। ये सिम्फटर यही तो दोबारा रोकने से बचाता है। आमाशय यानी कि पेट, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं आमाशय को।
यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पाचन दोनों का कार्य करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह भोजन का लगभग 4 घंटा रोक कर इसकी आंतरिक दीवार जो होता है वो म्यूकोसा का बना होता है। नहीं तो यही तो सुरक्षा करता है म्यूकोसा से। आमाशय 3 भागों में बटा, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च अग्रभाग कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 भाग में बटा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, देखो ये 3 भाग में बटा, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक से HCl निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्डियक से निकलता है जो कि टाइलिन के प्रभाव को समाप्त करता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, ठीक है, और एंजाइम की क्रियाशील को बढ़ा देता है। फंडिक बीज का भाग होता है जिसमें कांटेनुमा रचना पाई जाती है जिसे रूजी के कारण रूजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और वो चुभने लगता है। जैसे देखो आप खाना नहीं खाइएगा, हालांकि देखो पेट सबसे ज़्यादा आमाशय में ही 4 घंटा भोजन को रोक कर रखता है। आप खाना नहीं खाइएगा तो आपका रूजी जो होता है वो कांटेनुमा आकृति को बाहर निकलता है, तो आपको चुभन महसूस होता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि अरे मेरा पेट में तो चूहा कूद रहा है, बस और कुछ नहीं, जबकि वो क्या होता है, वो एक रूजी होता है, ठीक है, रूजी उसको बोलते हैं। देखो इसमें साफ साफ लिखा है ये रूजी होता है, ठीक है, इसमें चुभन का कार्य होता है, रूजी, ठीक है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है, ठीक है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उसे रोग को गैस्ट्रिक्स कहते हैं। जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, म्यूकोसा सेल, पेप्टोइड यानी कि जाइमोजन सेल, ऑक्सिनेटिक यानी कि भित्तीय कोशिका। सीएसलेसम म्यूकोसा को स्रवन करती है। मुख्य कोशिका ये पेप्सिजोन तथा प्रोनिन नामक एंजाइम का स्रवन करती है, ठीक है। भित्तीय कोशिका ये जो हाइड्रो HCl का स्रवन करता है, भित्तीय कोशिका HCl का स्रवन करता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, अर्थात दूध को पचाता है। यह दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाड़ा यानी केसिनेट में बदल देता है। केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का हल्का पीला रंग केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यह प्रोटीन को जो पेप्टोन में बदल देता है। भोजन आमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है और यह भोजन अब काइम का रूप लेता है। ऊपर जो होता है काइल, नीचे होता है काइम होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आंत। मनुष्य का आंत को 2 भागों में बांटते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है जिसमें से भोजन अवश्य हेतु अतिरिक्त पृष्ठ, देखो गाय हो गया तो वो अपना भोजन जो लेता है ना तो वो एक जमा करता है, ठीक है। जैसे कि मनुष्य अगर खाना खाता तो वो आमाशय में जाता है, जबकि गाय जब पहले खाना, देखो जल्दी जल्दी उसको मिलता खाना नहीं तो वो फटाफट खा करके पेट के अंदर एक आकृति उसे बोलते हैं रूमल। उसे क्या बोलते हैं? रूमल। तो रूमल के अंदर वो जमा कर लेता है, ठीक है। और जब उसे बैठता है, जैसे अब घर आ गया, पहले गाय चरने जाता है तो वो रूमल में जमा कर लेता है और उसके बाद जो होता है अब घर आ गया तो रूमल से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो पाचन करता है। क्योंकि हम लोग और गायों में बहुत सारी अंतरें हैं, ठीक है। अब देखते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन, देखो ये याद रखना है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है जहां भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य छोटी आंत में ही होती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम, ठीक है। नाम देख लो, हिंदी का देख लो कैसा है, आप याद रखो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यकृत, लीवर का देखो, इसमें ये लीवर जो है ना, ये इसका क्या काम होता है? हालांकि देखो लीवर का काम होता है यहाँ से पित्त बनाना, और ये पित्त यहाँ देखो भोजन आ रहा है, यहाँ से भोजन आ रहा है, और ये देखो भोजन क्योंकि अम्ल होता है, अम्ल को यहाँ जबकि
छोटी अग्नाशय यहाँ जो होता है ये कहता है हम अम्ल को पचेबे नहीं करेंगे, तो ये क्षार, तो ये जो ये यकृत हो गया लीवर, इससे पित्त बनता है, यहाँ पित्त जमा होता है, तो इसे पित्त मिला करके क्षार बना देता है, तब हमको खाना पचता भी है। ठीक है, उसके बाद देखते लीवर को देखते, यह सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, इसका भार लगभग 1.5 kg होती है। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों पुनर्निर्माण यानी कि अपने आप क्षतिग्रस्त जो टूट जाएगा, सबसे ज़्यादा विभाग कोशिका विभाजन इसी में होता है, लीवर में ही। यकृत यानी कि पित्त का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लेडर। पित्ताशय को क्या कहते हैं? गॉल ब्लेडर। इसमें यकृत द्वारा बनाए गए पित्त आकर जमा रहता है, इस पे पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय में जब स्टोन का निर्माण हो जाता है तो ठीक नहीं हो सकता है, इसलिए पूरे पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पित्ताशय की पथरी को गला देना लिथोट्रैप्सी कहलाता है, इसको ध्यान से रखना, लिथोट्रैप्सी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इसको अल्ट्रासाउंड से गलाता है पथरी को। अभी एक कॉमन समस्या ही सब में आ गया, हालांकि आप लोग का खान पान भी जंक फूड की तरह है, तो ये होना ही है। पीत एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक करता है। पीत एंजाइम नहीं है लेकिन वो सहायक करता है। पीत रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिलीलीटर पीत का रस स्रावित होता है। पीत भोजन के क्षारीय बना देता है, क्योंकि पीत क्षारीय होता है और पीएच मान 7.8 से 8.5 तक होता है। ठीक है, पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पीत रस में पित्तवर्णक वाइल्ड फ्रैगमेंट जैसे बिलिरुबिन तथा बिलीगोर्डिन आदि भी पाया जाता है। पित्त रस में उपस्थित दो लवण सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टॉकलेट भोजन काइम में उपस्थित वसा यानी फैट को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंद में तोड़ देती है। इस क्रिया को पाइसीयकरण कहते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में भी पित्त रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति के वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो। देखो हम समझाएंगे, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस पढ़ के बता देते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से बता देते हैं। देखो आप लोग यहीं से, हालांकि यहाँ देखो लीवर जो यहीं से पित्त बनता है और ये पित्ताशय यहाँ से भोजन जाता है, ये चीज़ आपको अगर ध्यान में रहे तो शायद आप नहीं भूलेंगे। ये हो गया जेजुनम, यहाँ से ये हो गया ड्यूडेनम, ये होता है इलियम होता है। ठीक है, और यहाँ से देखो निकलता है ये, इसको आगे हालांकि ये आपको जो इसमें वाले दिया यहाँ लिखा हुआ है, तो आप ज़्यादा उतना कोशिश मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद ड्यूडेनम, यह ग्रहणी यानी कि अंग्रेजी यू अक्षर, ड्यूडेनम जानना है, तो यू का समान भांति मुड़ी हुई रचना होती है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन का यानी कि काइम जो होता है वो ग्रहणी में आता है, जहाँ उसमें पीत मिलती है और वह क्षारीय बन जाता है। ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कैलिस्टोकाइनिन और सिक्रोटिन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? कैलिस्टोकाइनिन और सिक्रोटिन पाया जाता है। कैलिस्टोकाइनिन देखो, यह पित्ताशय को पित्त निकालने या फिर स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, कैलिस्टोकाइनिन। ठीक है, ताकि भोजन का क्षारीय हो सके। सिक्रोटिन, यह अग्नाशयीय रस को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, ताकि भोजन सब सरलता से पच सके। अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। यह इन जो तीनों को सामूहिक रूप से 3 एंजाइम निकलता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि ये भोजन को सभी अवयव को पचा देता है। देखो 3, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज और ये लाइपेज, तीनों मिलकर भोजन को पचाता है, इसलिए पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। पहला होता है देखो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदलता है। ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज, यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज, यह पित्त द्वारा पाइसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। देखो लाइपेज जो होता है ये पित्त को वसा में बदलता है। एमाइलेज जो होता है देखो ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन से पेप्टाइड में बदलता है। अब जेजुनम देखते हैं, हालांकि इस छोटी यहाँ से बोलते हैं इसको जेजुनम, सब वही है। जेजुनम में पाचन की
ये कोई क्रिया नहीं होती। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में आता है और जेजुनम के बाद इलियम में चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इलियम। जेजुनम के बाद आ गया इलियम। यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। ठीक है, यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत यानी कि रस निकलता है। इन सभी आंत रस को सक्कम इंट्रिकस कहते हैं। निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, इरेप्सिन, यह प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन जो पेप्टाइड के एमिनो अम्ल में बदल देता है और यहाँ प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो जाता है। प्रोटीन यानी कि भोजन, फिर पेप्टोन आमाशय में और पेप्टाइड यानी ड्यूडेनम में और इलियम में होता है, एमिनो एसिड बन जाता है। लाइफेज, यह वसा को पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल फैटी एसिड में बदल देता है। लाइपेज वसा, ग्लिसरॉल और वसीय ध्रुव में बदलता है। माल्टोज, यह मल्टोज को पचाता है। सुक्रोज, यह सुक्रोज को यानी कि चीनी को पचाता है, सुक्रोज। लैक्टोज, यह लैक्टोज को पचाता है। इस तरह से तो हम हजारों को याद कर लेंगे, इस तरह का नहीं रहता। छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। विलाई अवशोषण, चूसने का अवशोषण का कार्य करते हैं विलाई। ठीक है, भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है जिस कारण से नींद आने लगता है। ठीक है, छोटी आंत इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप ले लेता है। पहले काइम से काइल का रूप लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश करता है। काइल नीचे, काइम ऊपर रहता है। अब देखते हैं इसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत जो होता है वो छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ाई किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल जल अवशोषण होता है, भोजन का नहीं। ठीक है, भोजन का अवशोषण बल्कि जल का अवशोषण होता है। इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत जो होता है वो 3 भागों में विभक्त है। सीकम हो गया, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया यानी कि मलाशय। ठीक है, बिगड़ नीचे होता है। छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद सीकम में प्रवेश करता है। सीकम, यही देखो सीकम होता है, यहाँ पर से छोटी आंत का इसमें पड़ता है सीकम में। ठीक है, और सीकम पेट में दाहिनी ओर होता है जिसके नीचे अपेंडिक्स, जिसके नीचे होता है ये अपेंडिक्स होता है। ठीक है, अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स यह हमारे शरीर में एक अवशोषी अंग है यानी कि बेकार पदार्थ है। यह सेल्यूलोज को पचाता है। ये जानवरों को मुख्य यानी घास फूस को ज़्यादा पचाता है हमारा अपेंडिक्स, हालांकि उतना काम का नहीं, बट ठीक है। अब देखो वैसा अंग जो अवशोषी अंग यानी वेस्टेज कहते हैं, तो वेस्टेज देखो हमारा इसका कोई काम होता है। अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्री मोलर, पिन्ना। कान देखो, कान आप लोग अपना कान का देखो, आप लोग नाक का इशारा कर सकते हैं, मूड़ी बदल सकते हैं, मुंह बदल सकते हैं, लेकिन कान में आप कोई भी प्रभाव नहीं कर सकते। कान जैसा है वैसा ही रहेगा ना। कान को अगर आपको हिलाना हो तो आपको हाथ से हिलाना होगा, आपको हाथ अपने आप से हिल जाता है, लेकिन कान का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो आपको हिलाना होगा। ये तो एक अवशिष्ट यानी कि अवशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं। थर्ड मोलर देखो, आप लोग थर्ड मोलर है तो भी खा सकते हैं, नहीं भी है तो कौन सा, अगर देखो आ भी जाए तो ईंटा पत्थर नहीं खाने लगिएगा, और नहीं आए तो की है यानी कि है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। प्रीमोलर पिन्ना हो गया, कर्ण के पल्लव, त्वचा के बाल, ई भी नहीं है उतना। जब कभी भोजन जो अपेंडिक्स में फंस जाता है, जैसे भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को पूरा काट दिया जाता है। सीकम के बाद कोलोन, सीकम के बाद देखो ये कोलोन प्रारंभ होता है। ठीक है, जिसमें से जल का अवशोषण होता है। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन का चिपचिपा बना देता है, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का निर्माण मलाशय यानी कि रेक्टम में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहता है और गुर्दा के द्वारा बाहर निकल जाता है। देखो ये होता है असेंडिंग, ये होता है असेंडिंग कोलोन, इसको पहले याद करो, असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग। देखो ये 4 प्रकार था। एक प्रकार, एक यहाँ से यहाँ तक, दो से यहाँ, 1 2 3 और 4, 4 हो गया असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, अब देखते हैं पाचन की क्रिया। एक जल अपघटन की क्रिया है जो पाचन को संपूर्ण क्रिया 5 अवस्था में पूरी होती है। ठीक है, देखो असेंडिंग कोलोन 1, ट्रांसफर कोलोन 2, डिसेंडिंग कोलोन 3, सिग्मोइड कोलोन 4, और ये होता है यहाँ से पूरा होता है रेक्टम से 5 क्रिया में पूरा होता है। ठीक है, अंतःग्रहण यानी कि इंज्यूशेशन, भोजन अंतःग्रहण, भोजन के निगलने
निगलने की क्रिया को अंतःग्रह, पहले देखो निकलता है, इसे इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन, भोजन निकला निगला, इंजेक्शन। पाचन यानी कि डाइजेशन, पाचन करता है डाइजेशन, तो यानी कि भोज पदार्थ को छोटे छोटे सरल पदार्थों में टूटना पाचन यानी कि डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, 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 पाँच पचे भोजन का पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है यानी कि अफसोस करता है, तो अफसोस करता है, तो एब्जॉर्प्शन। तीसरा, चौथा है स्वांगीकरण, यह पचे भोज्य पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहते हैं, इसे एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। मल परित्याग यानी कि डिफिशिएशन, डिफिशिएशन, पाचन के बाद बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को मल परित्याग कहलाता है। मल का पीला रंग भूरा एवं उसे उपस्थित स्टोक विलीन यानी कि बिलिरुबिन के कारण पीला होता है, ठीक है, बिलिरुबिन के कारण मल पीला होता है। यहाँ दिया देखो, और इंडोला के कारण हमको बदबू देता है, स्कॉटलैंड नमक पदार्थ का कारण होती है, ठीक है। अवशोषण के पश्चात सभी पोषक पदार्थ यकृत निर्वहिक शिरा द्वारा यकृत में पहुंचती है, जहां से उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। अवशोषित पदार्थ शारीरिक पदार्थ में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिसे स्विंगीकरण यानी फिर एसिमिलिएशन कहलाता है, ठीक है। देखो हालांकि यहीं तक था पोषण, उसके बाद कुछ इसके बाद वन लाइनर हो सकता है, वन लाइनर करा ही देते हैं। उसके बाद कुछ वन लाइनर फॉर्म देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का ही। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो ये लीवर यकृत द्वारा होता है। लाइपेज द्वारा वसा का जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो ये बसलीय अम्ल होता है, और बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, ये सिक्रोटीन होता है। पित्त का संचयन कहाँ होता है, पित्ताशय में। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है, छोटी आंत में, ये कंफ्यूजन का क्वेश्चन है, ठीक है, छोटी आंत में पूर्ण होता है। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, गैस्ट्रोट्रिन, गैस्ट्रिन कहलाता है। लार की टाइलिन एंजाइम किस मध्य में क्रियाशील होती है, तो हल्के अम्लीय मध्य से। आमाशय स्टोमक की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है, ये क्रामानुकुचन कहलाता है, क्रामानुकुचन। पाचन तंत्र को किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो ये पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है, ये तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। आमाशय में भोजन जीवाणु को कौन नष्ट करता है, ये HCl करता है। मानव शरीर के किस संरचना में कृमि रूपी पेशिकाएं पाई जाती है, वर्मिक अपेंडिक्स पाई जाती है, ये बड़ी आंत में वर्मिक अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स छोटी आंत में कहीं नहीं होता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। लार का पीएच मान वो 6.8 होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये यकृत होता है, लीवर। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च अंतिम उत्पादन क्या है, ये ग्लूकोज। कॉड मछली को यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए। लैंगर हैंस के द्वीपीय किस अंग की उपस्थिति होती है, अग्नाशय में। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम का भी स्रवण होता है, ये अग्नाशय में। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइम का स्रवण होता है, अग्नाशय। जठर ग्रंथि जैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाया जाता है, ये तो अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन को संश्लेषण वे संग्रह किया जाता है, तो ये फाइब्रोनिजन और प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त का जमाने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, हिपेरिन, रक्त को जमाने से रोकता है, हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर का किस अंग पर पड़ता है, यानी किडनी पर पड़ता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। अवशोष होता है, मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। किस अंग द्वारा रक्त की यूरिया पृथक किया जाता है, तो ये वृक्क के द्वारा। इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो ये जस्ता होता है। और देखो इसमें एक और एक चीज़ आप याद रखिएगा, देखो पायरोटिड जो होता है वो सबसे, पायरोटिड ग्रंथि सांप में जो होता है, ये पायरोटिड ग्रंथि ये सबसे लंबी। अगर आपको इसे बोल देगा कि पायरोटिड ग्रंथि जो है वो सबसे लंबी ग्रंथि कौन है, तो आप ऐसे याद है इसको पायरोटिड ग्रंथि याद रख सकते हैं। और सांप में पायरोटिन जो होता है नामक लाड़ जहर का काम करता है, पीछे आप लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। और दांत का नुकसान जो होता है, नुकसान यानी कि फ्लोरीन का और इनामोला कठोर होता है, ठीक है। और चाइल्ड में थर्ड मोलर नहीं होता, ठीक है। बायोफिल्म जो है
बायोफिल्म के कारण, बायोफिल्म के कारण ही हमारा दांत प्रतिदिन गंदा होता है। अगर हम नहीं सोएं तो दांत भी हमारा गंदा नहीं होगा, ठीक है। हम खाना को स्पीड कम करने के लिए आपको हाँ करके मतलब मुंह फाड़ देखिएगा, एक टॉर्न सील होता है, उसको गला के पास होता है, वो खाना का स्पीड को कम करता है, उसे बोलते हैं टॉर्न सील। इसको बस ऐसे ही याद रख लीजिए, टॉर्न सील क्या होता है, वो खाना का स्पीड को कम करता है, टॉर्न सील, ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट वो 4.2 KCl बनाता है, प्रोटीन 4.3 कैलोरी ऊर्जा बनाता है, ठीक है। फैट 9 पॉइंट, सबसे ज़्यादा फैट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनाता है, KCl बनाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा से डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन हुआ होगा। ऐसा करके आपको अच्छा से रिवीजन लगाओगे तो ये अगर 35 मिनट इसका क्लास 3-4 क्लास हो गया, यानी कि 2-3 घंटा क्लास होता है। अगर हम समझाते तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम भी सोचे बहुत जल्दी जल्दी आपको रिवीजन पढ़ तो चुके हैं, बस एक बार हम फटाक से पढ़ दें, क्योंकि लोग रोज़ रोज़ पढ़ता नहीं है। हमें भी अगर पढ़ने का मन होगा कितना रोज़ पढ़ेंगे, लेकिन अगर वीडियो देखना हो तो हम आराम से देख लेंगे, इसलिए इसका हम वीडियो बना के मात्र यूट्यूब के ज़रिए से हम डाल देंगे। तो आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।